तो हाँ, आप सब बिहारी से परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं, और बिहारी के बारे में थोड़ी बहुत बातें, दो चार दोहे उनके, खास करके कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, और अन्य दोहे भी आपको जरूर याद होंगे। घनानंद की क्लास भी दोबारा, जी दीदी वो जरूर, अभी तो घनानंद में बहुत सारी बातें बाकी हैं, तो घनानंद पर भी दोबारा क्लास होगी। आइए हम फिर से, पिछली कक्षा में हमने बिहारी पे, क्योंकि हमारी क्लास तो एक्सटेम्पोर होती है, अब कैसे पढ़ाया था मुझे याद नहीं है खुद ही, लेकिन कोशिश करता हूं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1664 ईस्वी मानी जाती है। 1595 में बिहारी का जन्म ये दिखा रहा है कि बिहारी तुलसीदास के और केशव के लगभग समकालीन ही हैं, लगभग उसी समय पैदा हुए हैं। और बिहारी के बारे में एक बात यह कही जाती है कि जिस समय बिहारी का जन्म हुआ उस समय उनके पिता का भी नाम केशव राय था, और वो ओरछा के दरबार में ही कार्यरत थे, यानी ओरछा के राज दरबार में वे किसी पद पर रहे होंगे जहां बिहारी का जन्म हुआ। और उसी समय ओरछा में राजकवि के पद पर केशव दास थे, और ऐसा माना जाता है कि बिहारी की जो प्रारंभिक काव्य शिक्षा हुई वो आचार्य केशव के द्वारा हुई। आचार्य केशव ने उनको शुरुआत में काव्य शिक्षा दी थी। अब इस कथा में सच्चाई कितनी है यह नहीं कही, यह पूरी तरह से साबित नहीं है। कोई नहीं जानता कि यह कथा सत्य है या कल्पना है, लेकिन अगर यह कल्पना भी है तब भी इसका एक अर्थ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी किंवदंतियां बनती हैं उन किंवदंतियों का एक निश्चित अर्थ होता है। उसमें ये अलग बात है कि सत्य का अंश बहुत कम होता है, जिसे तलाशना पड़ता है, और उसके साथ जो परिवेश इत्यादि बुन दिए जाते हैं जिससे कि वो चीजें हमारे दिमाग में याद हो जाएं, इसके लिए उसकी मात्रा ज्यादा होती है, मूल सत्य बड़ा कम होता है। इससे क्या अर्थ निकालें? अगर इसे मैं इस तरह कहूं कि जिन लोगों ने बिहारी के प्रारंभिक दौर में मूल्यांकन किए उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात रही होगी कि बिहारी केशव की परंपरा के कवि हैं, क्योंकि केशव से बिहारी का ये संबंध जोड़ना और यह कहना कि केशव के यहाँ बिहारी की शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, काव्य शिक्षा दीक्षा हुई थी, यह कहीं ना कहीं इस अर्थ का द्योतक है कि शुरुआत में यह विश्वास किया जाता रहा होगा, ऐसा माना जाता रहा होगा, या ऐसी मान्यता प्रचलित होगी, लोगों को ऐसा लगता रहा होगा कि बिहारी केशव की परंपरा के कवि हैं। केशव की परंपरा के कवि होने का अर्थ क्या है? केशव, अब आप ध्यान दें यहां पे, अगर यह बात साबित कर दी जाए, कल को इसका लिखित प्रमाण मिल जाए, ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाए कि केशव दास के पास बिहारी ने सचमुच शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और केशव
बिहारी केशवदास की परंपरा में आते हैं बिहारी, तो आचार्य शुक्ल का जो वह दावा है कि केशव से रीति की अविच्छिन्न परंपरा नहीं मिलती, इसलिए रीति काल का प्रारंभ केशवदास से नहीं माना जा सकता, वो दावा निर्मूल सिद्ध हो जाएगा। यह अगर उनके शिष्य साबित हो गए तो निश्चित तौर पे उनकी परंपरा में आ जाएंगे और केशव से फिर वो चीज कंटिन्यू रीति काल का हो जाएगा। खैर, ये एक अलग बात है। अब जरा हम चलें कि केशव की क्या वाकई केशव की परंपरा के कवि हैं या केशव की परंपरा से बिल्कुल अलग हैं या केशव की परंपरा के होते हुए भी थोड़ा सा उनसे अलग प्रकार के कवि हैं बिहारी। आप सब जानते हैं और पहले की कक्षाओं में हमने इस पर बात भी की है कि चाहे वो भक्ति काल का कवि हो, चाहे रीति काल का कवि हो, चाहे नवजागरण काल द्विवेदी काल का कवि हो या आज का भी कवि, हिंदी साहित्य की जितने भी काव्य आंदोलन हैं और जितने भी काव्य धाराएं जितनी भी हैं, इन सब का उद्गम स्रोत कहीं ना कहीं हमारे संस्कृत काव्य में मिल जाता है। खास करके अगर हम भक्तिकाल रीतिकाल की बात करें तो भक्तिकाल और रीतिकाल तो पूरी तरह से संस्कृत के काव्य परंपरा का ही विस्तार कह लीजिए या कह लीजिए कि उसी का रूपांतरित एक नया वर्जन है। तुलसीदास, सूरदास इत्यादि जो कवि हैं, वह जिस संस्कृत के जिन ग्रंथों को अपना आधार बनाते हैं, वो आधार राम कथा और कृष्ण कथा रही और वो पूरा युग इन कथाओं से, भागवत और रामायण की कथा से अनुप्राणित रहा। केशव ने संस्कृत काव्य की ओर झांका तो दूसरी ओर उनका ध्यान गया। उनको लगा कि भक्ति तत्व और दर्शन का तत्व जितना और जितना अच्छे से लेना चाहिए था, वो हमारे पूर्ववर्ती और हमारे समकालीन तुलसीदास इत्यादि ले चुके। तो केशव ने, जो केशव पर पढ़ते समय मैंने बताया था कि केशव ने बिल्कुल नया मार्ग खोला और केशव का ध्यान उस संस्कृत के काव्य शास्त्र की ओर गया और संस्कृत साहित्य शास्त्र को केशव अपने यहां ले आए। बिहारी का भी ध्यान संस्कृत की ओर है, बिहारी भी जाते हैं संस्कृत की ओर, लेकिन बिहारी ने काव्य शास्त्र नहीं लिया और ना ही वो भक्ति तत्व और दर्शन तत्व लेते हैं, बल्कि बिहारी ने जो वहां से उठाया संस्कृत परंपरा से, वह शुद्ध रूप से सौंदर्य है। उन्होंने सौंदर्य को उठाया, काव्य सौंदर्य। अब इस सौंदर्य को आप देखें तो हमारे संस्कृत के आचार्य क्या कहते हैं? सौंदर्यम अलंकार, है ना, अलंकार ही काव्य का सौंदर्य है। इस प्रकार अगर हम देखें तो काव्य का जो अलंकार तत्व है, उस अलंकार तत्व को उठाने वाले कवि हैं बिहारी। लेकिन इनका ढर्रा जो है वो लक्षण उदाहरण नहीं होकर के उसके काव्य रूप को उठाना है। यानी वो ये नहीं बताते हैं कि यह मैं फलाना अलंकार ले रहा हूं, इसका लक्षण यह है और उसके उदाहरण स्वरूप में कविता लिखी। नहीं, उनका ध्यान निश्चित तौर पर अलंकार की ओर है, उसके अलंकरण की ओर, उसके सौंदर्य की ओर है, लेकिन उस सौंदर्य का विवेचन उनका ढंग नहीं है। वो उस सौंदर्य को अपनी कविता में ले आना चाहते हैं। अगर इस प्रकार भी देखा जाए तो केशव दास की ही परंपरा में बिहारी आते हैं, क्योंकि केशव दास भी अलंकारवादी कवि हैं, आप सबको पता है। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित, ये केशव कह रहे हैं।
तो उस अलंकरण तत्व को, उस अलंकार को या उस सौंदर्य को ले आने वाले केशव है, बिहारी है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब बिहारी का मूल्यांकन किया और बिहारी पर बातचीत की, बिहारी की प्रतिभा से तो आचार्य शुक्ल बहुत प्रभावित है, बिहारी की प्रतिभा के बारे में वो उनको सब पता है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि जो प्रबंध है उस प्रबंध में रस के लिए और किसी एक रस में कुछ देर तक जा करके भाव व्यंजना और रस व्यंजना में डूबे रहने के लिए बड़ा ही अवकाश होता है, जबकि मुक्तक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अलग अलग फूलों को लेकर के एक गुलदस्ता बना लिया गया। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के यहाँ, ये आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के छींटे ऐसे पड़ते हैं जैसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसीलिए यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यानी आचार्य शुक्ल ने जो इनका मूल्यांकन किया बिहारी का, वह आधार उन्होंने बना लिया क्या, चूंकि आचार्य शुक्ल का अपना जो मत है वो रसवादी आचार्य है, तो एक तो वो रस खोजने के लिए बिहारी के पास जा रहे हैं और रस प्रवण वातावरण ढूंढ रहे हैं बिहारी की कविता में, तो वहां पे उनको लगता है कि नहीं, उतना नहीं हो पाया। और दूसरी ओर प्रबंधात्मकता जो बिहारी के यहाँ है ही नहीं। केशव ने तो फिर भी प्रबंध लिखे, बिहारी ने तो कुछ भी नहीं लिखा। शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से मुक्तक के पहले कवि अगर देखे तो बिहारी हैं रीतिकाल। तो इसलिए आचार्य शुक्ल ने पर्याप्त तारीफ करते हुए, पर्याप्त जगह देते हुए बिहारी का, उनके प्रति जो मूल्यांकन का द्वार खोला वो थोड़ा अलग प्रकार का द्वार खोल दिया। और बिहारी का मूल्यांकन भी इसी बात पर किया जाने लगा कि बिहारी में हाँ प्रतिभा तो है, चाकचिक्य तो है, खूब शब्दों का अलंकार इत्यादि तो है, लेकिन वो रसधार नहीं है। जिस कवि का ध्येय ही रसधार बहाना नहीं है, उसे आप रसधार की डिमांड करेंगे तो आपके पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए बिहारी को पढ़ने की जो दृष्टि होनी चाहिए, उस दृष्टि में दो चीजें बहुत आवश्यक हो जाती हैं। हम बिहारी को कैसे पढ़ें? सबसे पहली चीज ये कि हम बिहारी की कविता के मूड को समझें। हम रस के लिए बिहारी के पास नहीं जा सकते। हम बिहारी का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं कि हमको एक रस में बहा ले जाने की क्षमता, किसी कविता के मर्म में उतरने की क्षमता, अगर वो हमें ढूंढना है तो हम बिहारी में नहीं पा सकते। हमें मुक्तक कविता का जो गुण होता है, उस मुक्तक कविता के गुण, मुक्तक कविता का प्रमुख गुण है कि एक छोटे से बिंदु, एक छोटे से सौंदर्य तत्व को लेकर के उसे किस प्रकार व्यक्त किया गया है। एक जैसे मान लीजिए मतिराम का वो छंद ले लीजिए, केली की रात आघाने नहीं दी नहीं में लला पुनि घात ली। एक छोटा सा दृश्य है कि एक पति पत्नी, एक नई पत्नी आई है और पति जो है उसके साथ संसर्ग चाहते हैं, लेकिन उसने कुछ युक्ति लगा करके और उनको टाल दिया। इतनी सी बात कहनी है, उसमें बहुत ज्यादा रसधार बहाना उसका उद्देश्य नहीं। तो इस तरह के जीवन के जो छोटे छोटे दृश्य होते हैं, उन छोटे दृश्यों को
जब हम अपना ध्येय बना करके उन पर कविता लिखते हैं तो उनसे मुक्तक शैली का प्रणयन होता है। आप देखें, जो पद शैली में लिखा हुआ सूरदास जी का पूरा ग्रंथ है, कृष्ण की कथा तो उसमें बहुत कम है ना। सूरदास जी क्या करते हैं, अब कृष्ण बकैया चल रहे हैं, उस पर 2-4-10 पद लिख दिया। कृष्ण ने कुछ बोलना शुरू किया तो उस अवस्था का वर्णन किया। कृष्ण चलने लगे, इस अवस्था का वर्णन। कृष्ण गैया चराने जाते हैं, इस अवस्था का वर्णन। वो इतना ज्यादा है कि उससे पूरी उनकी अवस्था का वर्णन, वो एक कथा तत्व जैसा आपको दिखाई देने लगेगा कि पूरे जीवन की घटना का वर्णन हो रहा है। लेकिन वो शैली मुक्तक है। उसका ध्येय सिर्फ इस बात को दिखाना है कि कृष्ण चल रहे हैं तो कितने सुंदर दिख रहे हैं। उसी प्रकार से यह मुक्तक शैली जो बिहारी के यहाँ है, उसमें भी आप देखिए तो छोटे छोटे दृश्य लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के और उनके ऊपर एक भाव प्रवण, एक चित्र बना देने की कला है। तो हमें इस दृष्टि से सबसे पहले बिहारी को देखना पड़ेगा कि मुक्तक की दृष्टि से हमें बिहारी को देखना होगा। दूसरा हमें यह देखना होगा कि बिहारी जो है उनका उद्देश्य न तो भक्ति है न अलंकार विवेचन है, बल्कि उनका उद्देश्य है काव्य में सौंदर्य तत्व की समाई करना। काव्य में सौंदर्य तत्व को कैसे उत्पन्न किया जाए, इस पर बिहारी का जोर है। तो हमें इन दोनों चीजों के नजरिए से बिहारी को देखना चाहिए। अब जरा चलें, जो हमारी अपनी शैली है कि बिहारी की कविता में बिहारी का युग, उस युग का मूड वो कैसे बोल रहा है देखें। हम सब ने सुना जाना है कि रीतिकाल का कवि जो है उसके लिए पहला ध्येय कविता करने का क्या है, सुकवि को रिझाना। आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई। तुलसीदास ने तो मानक तय कर दिया था, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सबकर हित हुई, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इत्यादि इत्यादि चीजें तुलसीदास ने फिक्स किया था। लेकिन रीतिकाल में आकर के और एक शिफ्टिंग दिखाई देती है और भिखारी दास तक आते आते यह पंक्ति हमें मिल जाती है कि आगे के सुकवीरी जी हैं तो कविताई। यह शिफ्ट आप देखें तो बिहारी में भी दिखाई देता है। जो सबसे पहला दोहा है बिहारी सतसई का, हुकुम पाए जैसा ही को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहला पद क्या है, हुकुम पाई जय शाही को, यानी जय शाही राजा जय सिंह के हुक्म को पाकर, और हरि राधिका प्रसाद, और हरि और राधिका को प्रसन्न करने। तो हरि और राधिका को प्रसन्न करना ये दूसरा लक्ष्य है। कारण काव्य का पहला क्या है, हुकुम पाए जय शाही को। राज दरबारों की जो बढ़ती हुई संख्या और कविता राज रुचि से उत्पन्न होना, या राज दरबार में पली हुई कविता का प्रमाण बिहारी दे रहे हैं। कैसे राजा के हुक्म से कवि कविता लिखने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। तो हुकुम पाई जय शाही को, और हरि राधिका प्रसाद, हरि राधिका का को जो प्रसन्न करना है वो द्वितीयक लक्ष्य है। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहारी सतसई में पहला, 11वां, 21वां, 31वां, 41वां, 51वां जो भी एक वाले अंक हैं, उन अंकों पे जो दोहे आए हैं, यानी पहला दोहा, 11वां दोहा, 21वां दोहा, वो सारे दोहे भक्ति के हैं। उसमें राधा और कृष्ण के दोहे हैं, राधा और कृष्ण को आराध्य मानते थे। तो इसी बहाने भक्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति परम उद्देश्य नहीं है। और इसी
आधार पर बिहारी कविता में प्रवृत्त होते हैं। आगे चलते हैं। बिहारी, जैसा कि मैंने आपको रीतिकाल की उपस्थापना जब हम लोगों ने की थी, रीतिकाल के प्रारंभिक स्वरूप को समझा था, पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि रीतिकाल की कोई भी धारा वो अपने आप में बिल्कुल मौलिक या नई हो, ऐसा नहीं है। इस युग में अचानक उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी नहीं है। रीतिकाल की प्रत्येक धारा, हम लोगों ने इस पर बात कर ली है, प्रत्येक धारा वो किसी पूर्ववर्ती धारा का ही विकास है, या ऐसी कोई धारा जो पूर्व में चल रही थी, बीच में लुप्त हो गई और फिर शुरू हुई, इस तरह से है, लेकिन बिल्कुल मौलिक नहीं है। बिहारी पर भी हम अगर देखें, बिहारी के पास भी जाएं, तो अपभ्रंश इत्यादि के काव्य में, जैसे कुछ हमारे जो भक्ति काल के कवि थे, उन लोगों ने संस्कृत ग्रंथों से लिया था, जो संस्कृत के आध्यात्मिक ग्रंथ थे। केशव दास ने तो इधर रास्ता खोल दिया काव्य शास्त्र का, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथ थे जो न तो अध्यात्म के ग्रंथ थे और न काव्य शास्त्र के ग्रंथ थे। बिल्कुल वे ग्रंथ जो थे वे मुक्तक शैली में और सौंदर्य बोधक ग्रंथ थे, जो काव्य सौंदर्य के द्योतक या मुक्तक शैली। आप याद करें, आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमृक शतक इत्यादि जो ग्रंथों की एक परंपरा रही है, वह परंपरा भी बहुत पुरानी थी हमारे यहाँ, और भक्ति काल में उस परंपरा में कोई लेखन नहीं हुआ था। वह क्षेत्र केशव से भी छूटा और भक्ति काल वालों से तो छूटा ही। बिहारी की नजर वहां जाती है, और बिहारी अपनी सतसई में इन तीन प्रमुख सतसइयों, गाथा सतसई, आर्या सप्तशती और अमृक शतक, इन तीनों का आधार लेते हैं। इन तीनों का आधार तो लिया, लेकिन अपने युग की भी चीजें, अपने युग की, अपने युग और अपने मनोनुकूल या अपनी वैचारिकता के अनुकूल चीजों को उसमें ऐड भी किया। इस प्रकार अगर हम परंपरा में रखकर बिहारी का मूल्यांकन करें, तो बिहारी इस परंपरा का विकास करते हुए आपको नजर आएंगे। जो ये शतकों वाली परंपरा रही है, उस शतकों वाली परंपरा में अगर हम जाकर के देखें, तो बिहारी उसका विकास करते हुए हमें दिखाई देंगे। कैसे विकास कर रहे हैं, इसको एक दोहे से समझिए। यह जो नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यों आगे कौन हवाल। यह जो दोहा है बिहारी का, यह गाथा सतसई का एक छंद है ना। गाथा स्वयं एक छंद होता है, गाथा आर्या जिसको कहते हैं। इसमें ये भी 4 चरण होते हैं, इसके 2 पंक्तियों में 4 चरण। तो पहली पंक्ति में जो पहला चरण होता है वो 12 मात्रा, और दूसरा चरण 18 मात्रा। फिर तीसरा चरण जो होता है, दूसरी पंक्ति का तीसरा चरण, वो 12 मात्रा, और चौथा चरण जो था वो 15 मात्रा का होता है। यानी पहला और तीसरा चरण 12-12 मात्राओं का, दूसरा चरण 18 मात्रा और चौथा चरण 15 मात्रा। ये आर्या या गाथा इसको कहते हैं। तो इस छंद में ये पहले ही लिखा जा चुका था। गाथा सतसई में हाल लिखते हैं, जावण कोस विकास पावई इसीस मालई कली आ, म अरंद पाण लोहिल्ल भमर तावच्चीय मलेसी। ये उनका दोहा है। जावण कोस विकासम पावई इसी मालई कालिया। जब तक कि कलिका के पद्म कोश का पूरी तरह से विकास नहीं हो जाता, हे मकरंद, हे भ्रमर, तुम उसके मकरंद पान से अपने आप को रोको, है ना।
तुम उससे दूर रहो, मकरंद पान बाद में करना। लेकिन बिहारी ने इस गाथा का जो स्वरूप बनाया वह देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, एक काम तो यहीं पे बिहारी ने कर दिया। इसमें सिर्फ पद्मकोश की बात थी, जावण कोश विकासम पावई इसी समालिय कलिया। लेकिन इन्होंने अपनी ओर से जो नहीं मधुर मधु ये जोड़ा, यह दिखाता है कि इनका सौंदर्य बोध कैसे आगे बढ़ रहा है। और नहीं विकास इहि काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। वहां कवि जो है वो कह रहा है कि मकरंद पान से तो अपने आप को तब तक बचाए रखो, भ्रमर से कह रहा है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि अली अरे भौरे, तुम कली से ही बिंध गए, कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल, भविष्य में क्या होगा। यह बिल्कुल नई भाव भूमि पर लेकर के चले जाते हैं। और एक पंक्ति जो इतना सौंदर्य का बोध करा रहा है, दूसरी पंक्ति में वो एक नैतिकता की ओर आपका इशारा कर दे रहे हैं। एक नीति परक जो पंक्ति है खींच दे रहे हैं वहां से। आपको पता है कि राजा जय सिंह के लिए यह लिखा गया था। राजा जय सिंह ने नई नई शादी की थी और वो एक उनकी बहुत कम उम्र की पत्नी थी, जिसे लेकर के वो अंतःपुर में ही पड़े रहते थे, राजकाज ठीक से नहीं चल रहा था। तो एक बार बिहारी ने एक पत्र पर लिख करके, एक पन्ने पर लिख करके यही दोहा, और उनको जो भोजन जा रहा था या पता नहीं शराब और कुछ भी जा रहा था, उसके साथ भिजवा दिया था, जिसे देख करके राजा को बहुत यह लगा कि अरे मुझे तो कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, और वो फिर संभले। कहने का अर्थ है कि गाथा सप्तशती का यह जो दोहा जो गाथा छंद है, उस गाथा छंद से परंपरा से तो जुड़ जाते हैं बिहारी, लेकिन सिर्फ जितनी बातें वहां कही गई उतनी ही बातें दोहरा करके उनका काम नहीं हो जाता, बल्कि वो उसमें सौंदर्य तत्व के आधार पर भी और बोध के आधार पर भी कुछ नयापन ले आ रहे हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी पंक्तियां आपको मिल जाएंगी जो ज्यों की त्यों भी वो ले आते हैं सौंदर्य। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमृत शतक का तीनों में क्या अंतर है? ये तीनों बिल्कुल अलग अलग रचनाएं हैं। गाथा सप्तशती अलग रचना है, आर्य सप्तशती अलग रचना है, अमृत शतक अलग रचना है। तो हम देखते हैं कि प्रभाव ग्रहण करने में इनका क्षेत्र जो है बिहारी का, वो बिल्कुल अपने लिए नया क्षेत्र तलाश करते हैं और उस नए क्षेत्र की ओर जाते हैं। इसी तरह से एक आर्या और है, चिकुर विषाण तिर्यंक नतकंठी विमुख वृत्ति अपि बाला त्वमीय मंगुली कल्पित कचावकाशा विलोकयति। चिकुर विषाण तिर्यंक नंत कंठी विमुख वृत्ति अपि बाला, अपने केशों को फैला करके और तिर्यक होकर के, तिरछा होकर के, और नत अपने कंठ को थोड़ा सा झुका करके, नत कंठी विमुख वृत्ति अपि बाला, दूसरी ओर घूमी हुई जो वह बाला है, जो नायिका है, वो त्वमी अमंगुली कल्पित कचावकाशा विलोकयति, उंगली से अपने केशों में फांक बना करके और उसके भीतर से वो देख रही है ना, कच अवकाशा, कच के बीच से, केशों के बीच से देख रही है। अब बिहारी इसको ज्यों कहते हो अपने दोहे में ले आते हैं, कंज नयनि मंजन किए बैठी ब्योरती बार, कच अंगुरिन बिच दीठ दय चितवती नंद कुमार, है ना। अब यहां भी देखिए, कंज नयनि मंजन किए बैठी ब्योरती बार। अब वहां पे मंजन
का भाव नहीं था, यहाँ नहाने का भाव है कि भीगे बाल हैं और लटें बन गई हैं, उन लटों के भीतर से ऐसे उंगलियां फंसा करके और उसे सुलझा रही है, और उसी के बीच से, अपने केशों के बीच से ही वो नंद कुमार को देख रही है। तो हम देखते हैं कि बिहारी परंपरा से अपनी चीजें लेते हैं, और परंपरा से चीजें लेने के अलावा परंपरा के संवाहक भी हैं, क्योंकि इनके बाद के कवियों के ऊपर भी बिहारी का इसी प्रकार प्रभाव पड़ा, और बिहारी के बाद के कवियों ने भी बिहारी की उठाई हुई इन चीजों पर, बिहारी के द्वारा प्रणीत इन सौंदर्य के छोटे छोटे दृश्यों पर बहुत सारी चीजें आगे भी लिखी जाती रही, उससे अनुप्राणित होते रहे। अब ये अलग विषय हो सकता है कि वो बिहारी तक पहुंचे या बिहारी से नीचे ही रह गए, लेकिन वो आए वहां पर। यानी बिहारी ने, या आप देखें तो परंपरा के संवहन का काम किया। जो वे अमृत शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती से जो लेकर के वो स्वयं आए थे, वो उनके बाद के, उनके परवर्तियों ने उनसे लिया, और वो आगे बढ़ता रहा एक क्रम से। जैसे कि बिहारी का ये प्रसिद्ध दोहा, लिखन बैठ जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। जितने चतुर चितेरे हैं वो उसकी सभी यानी सभी, सबीह, शबीह आप जानते हैं, फारसी शबीह कहते हैं चित्र को, छवि, है ना। तो लिखन बैठ जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, उसका चित्र बनाने के लिए बहुत सारे चित्रकार आए और गर्व और गुरूर से भर करके बैठे कि हम उसका चित्र बना देंगे। लेकिन भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर, संसार के जितने भी चतुर चितेरे आए सब के सब कूड़ा साबित हो गए, वो नहीं बना पाए उसका चित्र। अब इसी को एक कालांतर में एक कवि हुए राम सहाय ने लिखा, सगरब गरब खिंचै सदा, चतुर चितेरे आए, पर वाकी बाकी अदा, ने कुन खींची जाए। अपने हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा इसको इनहेंस करने का प्रयास किया कि रूप तो कोई भी देख के बना ही देगा, लेकिन क्या नहीं बना पा रहे हैं, तो इसीलिए ने कहा कि जो गर्व से भर करके सगरब गरब खींचे सदा, चतुर चितेरे आए, जो चतुर चितेरे आते हैं और गर्भ में भर करके वो चित्र खींचना शुरू करते हैं, चित्र बनाना शुरू करते हैं, वो क्या होता है कि चेहरा तो बना देते हैं, पर वाकी बाकी अदा ने कुन खींची जाए, लेकिन उसकी जो बाकी अदा है, जो तिरछी अदा है, वो अदा उनसे नहीं खींची जाती, वो भाव नहीं आता। फिर एक और कवि रसनिधि, इन्होंने जैसे रीतिकाल आगे बढ़ता गया, मानसल होता गया और ज्यादा, तो इन्होंने फिर उसकी इतने सुंदर मजमून की ऐसी तैसी कर दी। चतुर चितेरे तू सखी, लिखत नहीं ठहराई, कलम छुअत कर आंगुरी, कटी कटा छन जाई। ये सखी, चतुर चितेरे आए और तुम्हारा चित्र लिखने बैठे, लेकिन उनका हृदय स्थिर नहीं रह पाया, है ना। वो जब तुम्हें देखते हैं तो चित्र बनाते हुए उनका हृदय स्थिर नहीं रहता है, और कलम छुअत कर आंगुरी, कटी कटाछन जाए, और उन्होंने जो कलम पकड़ी थी हाथ में और अपनी उंगली और वो जो फिरा रहे थे, बना रहे थे स्केच, वो जब कटाक्षों की ओर, कटी और कटाक्ष की ओर जब वो पेंट करने गए, तो वो इतने धारदार कटी कटाक्ष थे कि उनकी उंगलियां कट जा रही थी। तो ये थोड़ी सी ऊहात्मकता जो रीतिकाल का एक लक्षण है, वो आप देख रहे हैं कि इस मजमून की ऐसी तैसी यहाँ पे आकर के हो जाती है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि परंपरा चली। इसी तरह से बिहारी का वो भी दोहा आपको याद होगा, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। नाइन आती है नायिका के पैर में महावर लगाने, और उसकी एड़ियां इतनी लाल हैं कि नाउन को ऐसा लगता है कि इसमें पहले ही महावर लग चुका है। तो जब उसको मीड़ती है, जब उसमें से वो समझती है कि ज्यादा महावर लग गया है, इसमें से इसको थोड़ा सा मैं निकाल लूं,
तो जब वो उसको मीड़ करके उसे निकालती है तब उसे समझ में आता है कि इसमें तो अभी रंग लगा ही नहीं। ये बिहारी का दोहा था। इसी को ध्यान में रख करके आगे राम सहाय लिखते हैं, छैल छबीली की छटा लही महावरी संग, जाने परे नाइन लगे जब वही निचोरत अंग। ये एक तरह से उसकी व्याख्या की राम सहाय ने कि छैल छबीली की जो छटा है, लही महावरी संग, वो महावरी के साथ ऐसी सुंदर लगने लगती है कि नाउन को तब पता चलता है जब वो उसको निचोड़ना शुरू करती है, तो लगता है कि इसमें तो भी लगा ही नहीं। विक्रम शाही भी इस मजमून पर लिखते हैं, सहज अरुण एड़ीनी की लाली लखय बिसेख, जावक दीवे जकी रही नाइन पाइन पेख। सहज अरुण, ये इतने लाल एड़ियां हैं कि उसकी विशेष लाली को देख करके, अरुणिमा जैसी लाली है ना, सहज अरुण, एकदम जैसे सुबह सुबह जो अरुण विकसित होता है तो उस तरह से लाली उसके पैरों में दिखती है। और जावक दीवे जकी रही नाइन पाइन पेख, और जो नाउन है वो कैसे हो जाती है वहां पे जाकर के, महावरी ली हुई, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में दिया मध्यम दिखाई देने लगता है। दीपक की रोशनी अगर सूर्य के प्रकाश में दिया जला करके रख दिया जाए तो दिया बहुत श्रीहीन दिखाई देता है। वैसे ही नाउन और उसकी महावरी जो है उसकी एड़ी के सामने बहुत श्रीहीन दिखाई देते हैं। तो विक्रम शाही ने भी इस भाव को आगे बढ़ाया है, आप देखिए ये और सुंदर उन्होंने उसको बना करके प्रस्तुत किया है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बिहारी के यहाँ बहुत सारे ऐसे मजमून आपको दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे संदर्भ दिखेंगे जो आगे के कवियों में मिल जाएंगे। पूस मास सुनि सखिन पे साई चलत सवार, गहिकर बीन प्रवीण ती राग्यो राग मलार। पूस का महीना है और सखियों से सुना कि साई जो है, उसका स्वामी जो है पति, वो चलने के लिए सवार हो गया है ना, वो अब घोड़े पे सवार होकर के निकल रहा है। तो गहिकर बीन प्रवीण तीय, वो तीय जो है उसकी नायिका जो है वो बड़ी प्रवीण है। अच्छा, अब देखिए कितना सुंदर इस्तेमाल किया है प्रवीण शब्द जो है, और प्रवीण शब्द भले ही हम उसका चूंकि अर्थ विस्तार हो गया है तो हम किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले होते हैं या उम्दा जैसे लोग होते हैं, पढ़ने में तेज हो बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं कि प्रवीण विद्यार्थी है। लेकिन प्रवीण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जो वीणा बजाने में सबसे ज्यादा कुशल हो, उसे प्रवीण कहते हैं। जैसे कुशल शब्द स्वयं, जो कुशल शब्द है वो उससे बनता था कि जब विद्यार्थी आश्रमों में रहते थे और कुश लाने के लिए जाते थे जंगलों में गुरुदेव के लिए, तो जो बहुत ही अच्छे से कुश को उखाड़ करके ले आते थे और हाथ वाथ में नहीं चुभा लेते थे, उनको कुशल कहा जाता था, है ना। तो कुशल, प्रवीण इत्यादि शब्द हैं वो बहुत ही खास संदर्भ से बने हुए शब्द हैं। तो यहाँ भी जो नायिका है वो बीन, बीन का अर्थ यहाँ पे वो बीन सांप वाला बीन नहीं है, नागन तो सपेरा वाला बीन नहीं, यहाँ बीन वीणा का द्योतक है ना, वीणा के लिए आया है। तो वो जो प्रवीण तीय है यानी बीना बजाने में बहुत अच्छी है, प्रवीण है, तो वो बीन लेकर के, बीना लेकर के और बजाने बैठ जाती है और राग मल्हार जो है बजा देती है। यानी अब आगे का जो पूरा मामला है वो बिहारी आप पर छोड़ देते हैं। आप इसकी कल्पना कर लीजिए कि उसने ऐसा, वो चूंकि प्रवीण है तो इतना बढ़िया उसने बजाया होगा वीणा, मल्हार बजाया होगा कि बारिश आ गई होगी और नायक का जाना बंद हो गया होगा, नायक नहीं जा सका होगा। इसको, इस भाव को भी लेकर के विक्रम शाही ने लिखा, मांगी विदा विदेश को दय जराई अनमोल, बोली न बोल, बोली बोल न सुघर तीय, दिय अलाप हिंडोल, है ना। जो जब उसका प्रिय विदेश जाने के लिए उसे विदा मांगने लगा, मांगी विदा विदेश की दय जराई अनमोल, तो उसका हृदय जो है वो जलने लगा, उसको लगा कि अब ये तो चला जाएगा। तो बोली बोल न सुघरती है, तो उसकी जो सुघरती थी उसने कुछ कहा नहीं, बस उसने राग हिंडोल आलाप दिया। अब राग हिंडोल जो है वो बसंत का द्योतक है, तो यानी जैसे ही उसने राग हिंडोल आलापा होगा फिर से बसंत की मादकता छा गई होगी और उसका प्रिय जो है वो जाना स्थगित करके वहां रुक गया होगा।
तो कहने का अर्थ है कि जैसे बिहारी ने अपने पूर्ववर्तियों से, उस परंपरा से इन चीजों को लेकर के और हमारे समक्ष रखा उठा करके, उसी तरह से बिहारी के बाद भी जो बिहारी के मजमून थे वो आगे चलते रहे और उन पर भी लिखा जाता रहा। इस तरह से परंपरा के संवाहक कवि के रूप में बिहारी हमें दिखाई देते हैं। अब जरा उस स्थापना पर विचार कर लें हम लोग, जिस स्थापना को लेकर के बिहारी को हमेशा पढ़ा समझा जाता रहा है। वह स्थापना है रीति सिद्ध कवि, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीति सिद्ध तो नहीं कहा था, लेकिन यह जरूर कहा था कि इनके यहाँ तमाम जो अलंकार है और जो चीजें हैं, जो काव्य शास्त्र के बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं, उन पर इनका ध्यान है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब ये रचना कर रहे हैं, जब ये लिख रहे हैं, तो इस समय इनके ध्यान में वो सारी चीजें हैं, इनको पता है कि वो क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार के तत्व। जैसे वो मान लीजिए किसी नायिका के बारे में जब लिख रहे हैं तो ये नहीं बता रहे हैं कि ये किस नायिका का भेद लिख रहा हूं, लेकिन उनके मन में जरूर उस नायिका का भेद पूरी तरह से स्पष्ट है। इसी कथन से आगे चल करके आधार बनाया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा। रीति सिद्ध एक कैटेगरी बनाई और उन्होंने कहा कि ये रीति सिद्ध कवि है। अब देखिए, रीति सिद्ध कहने में जो कुछ गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों पर पहले हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रीति में काव्य के सभी अंग आते हैं। आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा है दीदी से, और दीदी ने आपको ये बखूबी बताया, मुझे याद है कि रीति इतना विस्तृत हो जाता है आगे चल करके कि काव्य शास्त्र के जितने भी छंद, रस, अलंकार और जितनी चीजें हैं वो सब रीति के अंतर्गत आ जाती हैं। और अगर हम रीति काल की भी बात करें तो वहां भी रीति काल में रीति सिर्फ आचार्य वामन का उस रीति तत्व से नहीं, बल्कि काव्य रचना की जो संपूर्ण प्रवृत्तियां हैं उनका द्योतक है। वो किसी एक विशिष्ट चीज का, विशिष्ट एक रीति, वैदर्भी, गौड़ी इत्यादि जो होती है, किसी उस विशेष संदर्भ में नहीं प्रयुक्त होता है, बल्कि वो संपूर्ण काव्य रचना, संपूर्ण काव्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य शास्त्र का द्योतक बन जाता है। तो अब रीति सिद्ध कहने में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तीन चीजें आती हैं, छंद, रस और अलंकार। जैसा कि हमने सबसे शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि बिहारी रसवादी नहीं है, और बिहारी का ध्यान जो है वो रस पर, रसग्राह्यता पर बहुत ज्यादा है भी नहीं। हाँ, ये बहुत अलग बात है कि एक भी पंक्ति कविता की ऐसी नहीं हो सकती जो किसी रस में ना हो, कोई ना कोई रस तो उसमें रहेगा ही। लेकिन जहां रस विवेचन की बात चल रही हो या रस में बहुत देर अपलावित होने, डूबने की बात हो रही हो, ऐसी बात अगर बिहारी के यहाँ होती तो वो प्रबंध लिखते, लेकिन प्रबंध नहीं है, मुक्तक है। तो रस तत्व तो चला गया। दूसरा, जो अलंकारों की बात हो अगर, तो बिहारी ने सिर्फ और सिर्फ दोहे लिखे। 2-4-5 छंद ऐसे मिल जाते हैं, सवैया वगैरह, घनाक्षरी वगैरह, जो कि बिहारी के नाम से प्रचलित हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ये बहुत डाउट है कि वो हैं कि नहीं बिहारी के, या किसी और ने बिहारी के नाम से लिखा है। तो छंदों में अगर जाएं तो बिहारी सिर्फ एक छंद ले रहे हैं, दोहा। अलंकार जरूर बिहारी के यहाँ है, अलंकार प्रभुत मात्रा में है बिहारी के यहाँ, लेकिन उसका विवेचन उनका ध्येय नहीं है। वो आया है संदर्भ से, वो जब काव्य अपना लिख रहे हैं, काव्य रचना कर रहे हैं, तो वो संदर्भ से उसमें कोई ना कोई अलंकार, कभी कभी तो एक ही पंक्ति में कई कई अलंकार आ जाते हैं, तो आए हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कहें कि बिहारी रीति सिद्ध कहने में एक ध्वनि जरूर है कि जिसे रीति के सारे अंग सिद्ध हों, जो रीति के संपूर्ण अंगों पर, रीति तत्व के संपूर्ण तत्वों पर समान पकड़ रखता हो, बराबर पकड़ रखता हो और उन सबकी विवेचना करता हो। अब अगर इस आधार पर हम देखें तो बिहारी रीति सिद्ध नहीं दिखाई देते, क्योंकि रीति सिद्ध का अर्थ कि रीति के सारे अंग सिद्ध हों।
अब दूसरी जो बात, बिहारी के काव्य में, बिहारी के दोहों में बहुत सारी चीजों का, जो टेक्निकल चीजें हैं उनका हमें दर्शन हो जाता है। जैसे अगर हम विरह की दशाओं का ही उदाहरण ले लें, वियोग की जो दशाएं होती हैं जिसमें चिंता है, स्मरण है, गुण कथन है, उद्वेग है, जड़ता है, इत्यादि इत्यादि, इन सब भावों पर बिहारी के यहाँ दोहा आपको मिल जाएगा। सोवत सपने श्याम घन, हिलिमिली हरत वियोग, तबही टरी की तहु गई नींदो नींदन जोग। सोवत सपने श्याम घन, सपने में नायिका सोने जाती है तो श्याम घन के दर्शन होते हैं सपने में, और उसका वियोग थोड़ा कम होता है। हिलिमिल हरत वियोग, अचानक से तभी नींद जो है वो कहीं खुल जाती, टल जाती है, नींद चली गई। तबही टरी की तहु गई नींदो नींदन योग्य, नींद भी जो निंदा करने योग्य है, नींद भी नींदने योग्य है। तो अब उसे लग रहा है कि अब कैसे ये हमारा जो वियोग है वो कैसे खत्म होगा, ये चिंता का भाव है। इसी तरह से सोव जगत, सोव जागत सुपन बस, रसरिस चैन कुचैन, रसरिस चैन कुचैन, सुरति श्याम, सोनू अपना माइक ऑफ कर दीजिए। सुरति श्याम घन की सुरति, बिसरे हूं बिसरै न, सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न में, आनंद में, गुस्से में, चैन में, बेचैनी की हालत में कभी भी उसे श्याम घन की, घनश्याम की सूरत जो है वो बिसरती ही नहीं है, यानी ये स्मरण का भाव है। इसी तरह से भ्रिकुटी मटकनी पीत पट, चटक लटकती चाल, चलचख चितवन चोरी चित, लियो बिहारी लाल, ये गुण कथन है। इसी तरह से आप देखेंगे उद्वेग के, जड़ता के, सबके चिन्ह जो हैं उनके यहाँ मिल जाते हैं। अब अगर हम ऐसे खोज खोज करके तत्व निकालें तो भक्ति काल और रीति काल का शायद ही कोई ऐसा कवि होगा जिसके यहां ये सारी चीजें नहीं मिल जाएं। अब आप देख लीजिए, चिंता ही अगर देख लीजिए, चिंता का ही भाव देख लीजिए, कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, है भगवान राम से मेरा मिलना कैसे होगा, ये पूरा पूरा चिंता है वहां पे। स्मरण, स्मरण का भाव, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्र जाहि प्राण के ही बाट, ये स्मरण है। इसी तरह से जो राम है, राम का संदेश जो हनुमान सुनाते हैं वहां पे कि कहु राम वियोग तव सीता, मुँह कहूं सकल भय विपरीता, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, ये तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। सूरदास जी के हाथ जाइए, मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठारे क्यों न जरे, है ना। तो आप देखिए जितने भी कवि मिलेंगे, जितने भी इस युग के कवि हैं, उन सारे कवियों के यहाँ आपको इस तरह के तत्व आपको दिखाई दे जाएंगे। अब इसका आरोपण सिर्फ बिहारी पर ही कर देना कि बिहारी के यहाँ ये चीजें मिलती हैं इसलिए बिहारी रीति सिद्ध हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि रीति से मुक्त कौन है। सब रीति सिद्ध साबित हो जाएंगे। घनानंद के यहाँ आपको ऐसे तमाम पद मिल जाएंगे जिसमें दर्शन, गुण कथन इत्यादि जितने भी प्रेम दशाएं होती हैं, वो विरह की भी, संयोग की भी, वियोग की भी जितनी दशाएं होती हैं, वो सारी दशाएं आपको वहां पे प्राप्त हो जाएंगी। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अब उनको भी हम रीति सिद्ध कहें, या जिसके यहाँ मिल जाए सब रीति सिद्ध, क्योंकि उस समय में जो साहित्य रचना में प्रवृत्त होते थे, जो लोग लिखते थे, वो साहित्य की पूरी पूरी अच्छी जानकारी रखते थे, उनको साहित्य और संगीत इत्यादि की जानकारी हुआ करती थी। तो इसलिए उनकी कविता में इस तरह के तत्वों का आना वो बड़ा ही स्वाभाविक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ना ही उस उतने से आ जाने के आधार पर उनको हम रीति सिद्ध जैसा कुछ कह करके और उनको अलग से एक कैटेगरी बना दें। तो यह रीति सिद्ध जो है ये अपने आप में बहुत स्वस्थ, कह लीजिए बहुत स्वस्थ तत्व नहीं है। तो ये कुछ मोटा मोटी बातें रही बिहारी की, जो बिहारी के बारे में जिसको जो जानना चाहिए। अब जरा बिहारी की
कविता में जो कुछ विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं को हम देखें। बिहारी जो है वो, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं, लेकिन उनका सौंदर्य जो है वह सौंदर्य बहुत ही विविधताओं से युक्त है। और जो आचार्य शुक्ल ने कहा था कि उक्ति कौशल, बात को कहने की जो उनकी अपनी विशिष्ट शैली है, उस शैली की वजह से बिहारी बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अलग दिखाई देते हैं अपने युग के अन्य कवियों से। ऐसा करने में बिहारी ने सबसे पहले जो काम किया उसको ये समझना चाहिए कि कैसे बिहारी इस चीज को, क्यों उनके भाषण, उनके संभाषण, उनके उनके उक्ति वैचित्र के दीवाने सब के सब लोग, सारे आलोचक हैं। ऐसा क्या है उनकी बात कहने के ढंग में? बिहारी ने भाषा के मूल तत्व को पकड़ा और यह जान लिया कि भाषा में सबसे प्रोमिनेंट तत्व जो है वह है क्रिया। क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, संज्ञा से भी महत्वपूर्ण, कर्ता से भी महत्वपूर्ण तत्व वाक्य में क्रिया है। क्योंकि सब कुछ रहे एक वाक्य में, सारे तत्व रहे, कर्ता भी हो, कर्म भी हो, सब कुछ हो, क्रिया ना हो, या तो मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया, तो वाक्य नहीं बन सकता। आप स्वयं बना करके देख लीजिए, ऐसा कोई वाक्य आप नहीं बना सकते जिसमें कोई सहायक क्रिया या कोई मुख्य क्रिया न हो। लेकिन वाक्य में कोई तत्व ना हो, सिर्फ क्रिया लिख दें तो अपने आप में पूरा पूरा वाक्य बन जाता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, संसार का सबसे छोटा वाक्य होता है गो। 2 ही अक्षर आते हैं, GO, गो। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया है। जाओ, खाओ, उठो, पढ़ो, ये सब अपने आप में पूर्ण वाक्य है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं हैं। बिहारी ने इस चीज को समझ लिया बहुत बखूबी, और उन्होंने इसका इस्तेमाल अद्भुत तरीके से करना अपनी कविता में शुरू किया। इसलिए बिहारी जब बात कहते हैं तो दोहा, उन्होंने शब्द, ये छंद चुना है, इस दोहा छंद को चुनने के पीछे बिहारी अपनी इस योग्यता से भलीभांति परिचित हैं। क्योंकि 2 पंक्तियों में बात कहनी है। अब इस 2 पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे कही जा सकती है कि 2 पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा क्रिया ला करके रख दी जाए तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। उदाहरण के लिए आप उनका जो प्रसिद्ध वह दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अब देखिए, ये 7 क्रियाएं हैं एक तरफ से रखी गई। कहत, नटत, अब इमेजिन कीजिए कि एक सभा में नायक नायिका दोनों बैठे हुए हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, अलग अलग बैठे, काफी लोग हैं वहां पे, जाहिर नहीं करना है। तो नायक ने इशारों से कुछ कहा, कहत। नायिका ने मना किया, नहीं नहीं काफी लोग हैं यहाँ पे, नहीं मिलेंगे बाहर। नटत, फिर उसने कहा अब रीझत, आए हाय मना करते, कितनी खूबसूरत लग रही हो, इशारों से कह दिया रीझत। अब उसने कुछ तारीफ किया, कुछ ऐसा किया, तो नायिका जो है वो कह रही है कि इतने लोग हैं, इस तरह से हाव भाव दिखा रहे हो तो लोग क्या कहेंगे, तो खींच गई, खिझत, गुस्सा हो गई। अब नायक उसी की ओर देख रहा है और नायिका को यह लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं मेरी इस क्षणिक खींच को वो सही का समझ जाए और उठकर चला जाए। तो फिर उसकी ओर देखती है, तो जब देखती है तो नायक उसी की ओर देख रहा है, तो दोनों की निगाहें मिल जाती हैं, मिलत। जब निगाहें मिलती हैं तो खिलत, दोनों खिल उठते हैं, चेहरे खिल उठते हैं।
और शर्मा जाते हैं, लजियात। अब अगर इसको फिल्म इस पे बनाई जाए तो कम से कम 3 से 4 मिनट का शॉट लगेगा इतनी बात को दिखाने के लिए। लेकिन बिहारी ने सिर्फ 7 दोहे रखे, 7 क्रियाएं रखी और उन 7 क्रियाओं के माध्यम से ये पूरे प्रकरण को दिखा दिया, इस पूरे चलचित्र को दिखा दिया। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैन नहीं शोभा। इसी तरह से देखिए एक और बड़ा सुंदर दोहा है। सुनि पग धुनि चितई इतय, नात दिए ई पीठ, चकी झुकी सकुची डरी, हंसी लजीली डीठ। नायिका वो जलाशय पे स्नान कर रही है। पहले के जमाने में जलाशय पे स्त्रियों के स्नान का समय फिक्स होता था, उस समय कोई पुरुष उधर नहीं जाता था। उसे नहाने में थोड़ी देर हो गई है, अब वो किसी के आने की आहट सुनती है। जैसे ही वो आहट सुनती है, सुनी पग धुनि चितई इतय, वो देखने लगती है। और नात दिए ई पीठ, उधर पीठ करके, जिधर से आवाज आ रही है उधर से वो पीठ करती है, नहा रही है उधर पीठ करके देखती है। अब देखिए ये जो क्रियाएं रखी बिहारी ने कितने क्रम से। चकी, सबसे पहले वो चकित होती है, कहां से आवाज आई। फिर झुकी, अब आप स्वयं अनुमान करें, नायिका है, नहा रही है, वो उसने अपने वस्त्र उतार दिए हैं तो झुकी अपने आप को छिपाने के लिए। संकुची, सहम जाती है कि कौन आ गया। डरी, वो भाव और गहराता है क्योंकि वो जो पगधनी है उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है तो डरी। फिर जब देखती है तो अच्छा ये तो जनाब है, यानी नायक पहुंच गया वहां पे पीछा करते हुए सुबह सुबह। तो कहती है कि अच्छा आप ही हैं, तो हंसी, फिर वो हंस देती है। हंसी लजीली डीठ, अपने लज्जा भरे नयनों से उसकी ओर देख करके वो हंसने लगती है। तो देखिए कैसे ही सिर्फ क्रियाएं रखी, चकी झुकी सकुची डरी, हंसी लजीली डीठ। क्रियाएं रख देते हैं बिहारी और क्रिया रख देने से बात पूरी की पूरी बन जाती है। यही कारण है, इसी कारण लोगों ने कहा कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे वेद है सकल शरीर, या घाव करे गंभीर, जो भी कहा जाता। बिहारी के यहां भावों के अनुकूल, है ना, जो हमारे दैनिक कार्यकलाप होते हैं, जैसा कि हम रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज में, उसको लेकर के बिहारी एक मजमून बांध देने में इतनी कुशलता से सफल हो जाते हैं कि देख करके हम दंग रह जाते हैं। अब कच समेटी कर भुज उलटी, खये शीस पटडार, काको मन बांधे न यह जूड़ो बांधनिहार। कच समेटी, अपने बालों को समेट कर, भुज उलटी, और अपने हाथ को ऐसे उल्टा करके। अब जूड़ा बांधती हुई अगर आपने घर में किसी भी स्त्री को देखा हो जो अपना जूड़ा, उसका आप वो भंगिमा याद करिए। कच समेटी, पहले तो बाल को समेटा, फिर कर भुज उलटी, अपने हाथ को उलट दिया, पीछे ले गई। खये शीस पटडार, और खये शीस, अपने सिर को झुका करके, खये पटडार, और फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, घूंघट ओढ़ लिया, पटडार। और काको मन बांधे, इस कार्यकलाप में, इतनी देर के इस कार्यकलाप में उसने क्या किया, काको मन बांधे नहीं जूड़ो बांधनिहार। इस जूड़ा बांधने वाली ने किसके मन को न बांध लिया उसमें, यानी जिन्होंने देखा उन सबके मन बंध गए। नासा मोरी नचाई दृग, करी कका की सौह, कांटे सी कसकती हिए वह कटीली भौं। नाक सिकोड़ करके और आंखें नचा नचा करके, करी कका की सौह। नायक कह रहा है कि थोड़ी देर रुको, नायिका कह रही नहीं नहीं हम जा रहे हैं, बहुत देर हो गई। तो कह रहा कि वादा करके जाओ कल फिर आओ। नायिका कहती है कि हाँ हाँ आऊंगी। कह रहा है कि नहीं ऐसे कैसे मान लूं। तो फिर वो अपने पिता का कसम खाती है कि मैं ठीक है, हम अपने बाप कसम खा रहे हैं, हम आएंगे, है ना। तो नासा मोरी, छोड़ो छोड़ो जल्दी से, है ना, नाक सिकोड़ रही है,
देर हो गई है। नासा मोर नचाई दृग, आंखें नचा करके चारों तरफ देख करके, और करी कका की कसम खाती है। और कांटे जब वो चली जाती है तो नायक के हृदय में वो जो कटीली भौं है, उसकी भौं उसी तरह से कसकती रह जाती हैं कि वो बेकार ही जाने दिया मैंने, अभी कुछ देर और रुक के रखना चाहिए था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे दृश्य आपको बिहारी के यहाँ मिल जाएंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाया, सौह करे भौं हनुह से दैन कहे नटी जाए। इसमें भी देखिए क्रियाएं ही हैं। बतरस लालच लाल की, कृष्ण बात करें इस लालच से, बतरस के लालच से मुरली उसने लुका करके छुपा करके रख दिया। और जब कृष्ण आते हैं तो सौह करे, पहले तो सौह नहीं मैंने नहीं लिया, ईश्वर कसम खा रही हूं, मैंने नहीं लिया, सौह करे कसम खाती। फिर भौहा नहीं हंसे, भौहें मुड़ मुड़ के हंस भी रही है। फिर कहती है कि अच्छा दे दूंगी, दैन कहे। और जब कहते हैं कि ठीक है ला कर दो, तो फिर नटी जाए, मना कर देती है, हमारे पास कहाँ है, हम कहाँ से ला करके दें, है ना। ऐसे कृष्ण को परेशान कर रही है नायिका। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे छोटे छोटे दृश्यों को लेकर के बिहारी ने यह लिखा। अब बिहारी में उनके युग के अनुकूल कुछ ऐसी भी चीजें थी जिससे वो मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि राज रुचि की बात थी तो लिखना तो पड़ता। तो बहुत जगह उनके यहाँ ऊहात्मकता भी आया है। ऊहात्मकता, ऊहा कहते हैं जब अतिशयोक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही जाती है, उसको ऊहा कहते हैं। अब इस ऊहात्मकता में कई जगह जैसे आड़े दे आले बसन जाड़े हो की रात, साहस कई कई ने बस सखी सवै ढी जा। लेकिन इस ऊहात्मकता के पीछे जो कारण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको ऐसे ही झाड़ दिया कि ये खिलवाड़ औचित्य का उल्लंघन करके और खिलवाड़ करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया कि कहीं कहीं ये औचित्य का उल्लंघन करते हैं, उनकी वस्तु व्यंजना जो है औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में प्रकट हुई है। लेकिन इसके पीछे उनके युगीन दबाव को समझना चाहिए। युगीन दबाव तो यह है कि उर्दू कविता, फारसी कविता, वो जिगर के टुकड़े हुए जल के दिल कबाब हुआ, ये बहादुर शाह जफर का शेर है। जिगर के टुकड़े हुए जल के दिल कबाब हुआ। या फिर वो शेर की कबाबे सीख हैं हम, करवटें हरसू बदलते हैं। हम क्या हैं, कबाब, सीख कबाब जो है ना, आप लोगों में से जो नॉनवेज खाते होंगे, हमने तो छोड़ दिया, तो जानते होंगे सीख कबाब, जो बड़े सी एक रॉड होती है, पतली सी छड़, उसमें मांस के टुकड़े पिरो करके मसाले लगा करके उसको आग पे सेका जाता है पलट पलट के। तो वो कह रहा है कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, शायर कह रहा है कि जैसे हम कबाब की सीख हों, कबाबे सीख हैं हम, करवटें हरसू बदलते हैं। जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। एक तरफ का जब जल उठता है तो दूसरी तरफ पलट दिया जाता है ना। आप पकौड़ियां भी बनाते हैं, देखते हैं जब एक तरफ जलने लगता है तो पलट दो, दूसरी तरफ सेको। तो कबाबे सीख हैं हम, करवटें हरसू बदलते हैं। जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। जिगर के टुकड़े हुए जल के दिल कबाब हुआ। इस तरह की जहाँ पे शायरी चल रही है, इंतहा ए लागरी से जब नजर आया न मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। इतना कमजोर हो गया नायक कि बिस्तर पे नजर ही नहीं आता है। तो हुआ कि अच्छा जरा बिस्तर उठा करके झाड़ो तो चादर, इस पर होगा तो कहीं नीचे गिरेगा तो मिल जाएगा, है ना। तो जहाँ पे उर्दू और फारसी कविता में ये स्थिति चल रही है, दरबार में होड़ लगी हुई है, वहां उनसे टक्कर लेने के लिए तो कुछ न कुछ चीजें जरूर जो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप आ रही थी, और उस प्रतिक्रिया स्वरूप बिहारी ने, और यह मुक्तक में ही संभव था, ये जवाब देना मुक्तक कविता में ही संभव था। तो आले दे आड़े बसन जाड़े हुई रात, साहस कह कह नेह बस सखी सबे ढिग जाती। वो जो नायिका है उसका शरीर ऐसे तप रहा है विरह में कि जाड़े की रात में भी सखियां जब उसके पास साहस करके नेह के वशीभूत की, अरे यार हमारी दोस्त है, पड़ी हुई है बेचारी, बीमार है, चलो जरा देखें, लेकिन जाती हैं तो इतनी
तेज जलन होती है, उसके शरीर से इतना ताप निकल रहा है कि उसके पास जा नहीं पा रही है, तो भीगे कपड़े की ओट करके, भीगे कपड़े का सामने अपना तान करके और तब उसका हाल चाल लेने जाती है ना। इसी तरह से वो जो आप लोगों ने सुना होगा कि इत आवत चली जात उत चली छशासक हाथ, चढ़े हिंडोरे सी रहे लगे वो शासन साथ। जब सांस इतनी कमजोर हो गई है कि जब सांस खींचती है तो 6 हाथ पीछे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो 7 हाथ आगे चली जाती है। तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि झूले पर चढ़ी हो वो दिन भर, है ना। ऐसे ही वो की औंधाई सी सुलख बिरह बिरनी बिललात, और बिचही सूखी गुलाब, बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुओ नगारा। तो इस तरह की जो भावनात्मकता है वो बिहारी के यहाँ आपको पर्याप्त रूप में मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे कारण है, उस कारण को समझना चाहिए। वो कारण है कि बिहारी अपने युग के जो उर्दू और दरबारी कविता है उस दरबारी कविता से भी ले रहे हैं। हमने आपको बताया है कि हिंदी कविता अकबर के समय से, अकबर पहला ऐसा कवि है, पहला ऐसा राजा है जो हिंदी कविता, उसने ब्रजभाषा में कविताएं गाई थी, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है अकबर। वो जो उसका एक सोरठा है जो मुझे बड़ा प्रिय है, जब बीरबल की मृत्यु हुई तो अकबर ने एक सोरठा कहा, दीन जानी सब दीन, दीन जानी सब दीन, एक न दीनी दुसह दुख, सो अब मोकह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। अर्थ हुआ कि वो दीनों को देखते थे, जब गरीबों को देखते थे तो सब कुछ दे देते थे, है ना, जो मांगा वो दे दिया गरीबों को। दीन जान सब दीन, लेकिन एक चीज वो किसी को नहीं दे पाए थे। वह क्या थी? वो कौन सी चीज थी? तो किसी को उन्होंने दुख नहीं दिया। एक न दीनी दुसह दुख, दीन जान सब दीन, एक न दीनी दुसह दुख। तो दूसरा दुख किसी को नहीं दे पाए थे, यही एक चीज थी जो देना बाकी रह गया था। सो अब मोकह दी, वो दूसरा दुख उन्होंने मुझे दे दिया। अकबर कह रहा है कछु नहीं राख्यो बीरबल, उनके गिर जाने से मुझे दुख हुआ है, यानी वो दुख मुझे दिया, और इस प्रकार बीरबल ने देने में कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो अकबर, अब देखिए कितनी भावपूर्ण कविता है, कितना सुंदर सोटा है। तो अकबर के समय से ही उर्दू हिंदी कविता को राज दरबारों में प्रश्न मिला, राज दरबार में हिंदी कविता की एंट्री हुई, और उसके बाद गंग है, रहीम है, आप देखते हैं। तो इस तरह से जो है हिंदी कविता का सामना वहां पे दरबारी कविता से होने लगा, और जिस कारण बिहारी के यहाँ भी और अन्य कवियों के यहाँ भी आपको इस तरह की चीजें ऊहात्मकता वाली चीजें दिखाई दे जाए। अब सर हाँ बताइए। मतीराम की जो मतीराम जाता है, हाँ क्या बिहार जैसे अंतरण किए नहीं लिखने में? देखिए बंधु, मतीराम सतसई मैंने पढ़ी नहीं है, तो मतीराम सतसई के बारे में मैं ऐसा नहीं मतलब क्लियरली कुछ नहीं बता सकता कि मतीराम सतसई पर बिहारी का प्रभाव है या नहीं। लेकिन सर मतीराम जाता है बिहार से पहले लिखा गया होगा ना सर? हाँ, समय तो मतीराम का पहले, मतीराम का पहले। जी। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो इसके बाद जो अब आखिरी चीज हम देख लें, बिहारी के यहाँ जो अलंकार इत्यादि का प्रयोग हुआ, उनमें बिहारी की भाव प्रमाणता कैसे, आप देखिए कि अलंकार तत्व तो आता है, लेकिन बिहारी अगर इसका हम इस तरह से विवेचन करें कि बिहारी कवि पहले हैं या बिहारी में कवित्व ज्यादा है या रीति का आचार्य वाला तत्व, तो हम साफ देख पाते हैं कि बिहारी का उद्देश्य जो है वो कहीं से रीति और अलंकार इत्यादि का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि बिहारी का जो प्रथम लक्ष्य है वो कविता करना है। इसलिए जहाँ पे वो
अलंकारों का प्रयोग भी कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल तरीके से अलंकार आ रहे हैं, वहां पर भी देखिएगा कि वो कितना सुंदर उस चीज को बना देते हैं। जैसे पहला ही दोहा आप देखिए, मेरी भव बाधा राधा नागरी सोए, जान की झाई बड़े श्याम हरित गिरती हुए। अब इसमें कितनी अर्थ गहनता है। वो जो आचार्य शुक्ल ने जो बात कही और अन्य लोगों ने भी बात कही, उक्ति वैचित्र और दग्धता की बातें आ गई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, मेरी वही राधा नागरी, बिहारी की जो नायिका है वो नागरी नायिका है और उसकी प्रतिनिधि राधा है। तो मेरी वो राधा नागरी, मेरी भव बाधाएं हैं। कैसे? तो जा तन की झाई पड़े श्याम हरित हुए, जिनके तन की झाई पड़ने से श्याम हरित ज्योति का हो जाता है। अब इसके कई अर्थ हैं। श्याम हरित ज्योति होए का अर्थ क्या है? जो सबसे पहला ये है, श्याम का कृष्ण, और कृष्ण जो है वो पीतांबरधारी कहे जाते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं। राधा नीलांबर धारण कर नीला वस्त्र धारण करते हैं। और नीला और पीला जब दोनों रंग मिला देते हैं तो वो मिल करके हरा हरा हो जाता है। तो एक अर्थ इसका यह निकलता है कि जिसकी झाई पड़ने से श्याम हरित ज्योति में बदल जाता है। दूसरा अर्थ यह होता है, श्याम का अर्थ है काला, है ना? काला यानी अज्ञान, अंधकार, जो जीवन का तमस है, जीवन की जो तमस वाली चीजें हैं वो सब श्याम में आ गई। और हरित का अर्थ है अच्छाई, है ना? हरिहर हरा है, हरिहर हरा हो जाना यानी हर प्रकार का परिपूर्ण हो जाना। तो जा तन की झाई पड़े, जिनके आशीर्वाद की छाया से श्याम हरित हुए, जीवन के जो सभी अंधकार तत्व हैं वो सब प्रकाश तत्व में संपूर्णता में बदल जाते हैं, हरिहर हरा, श्याम हरित हुए। और तीसरा, श्याम का अगर कृष्ण लेते तो जिनको देख करके ही श्याम हरे हरे हो जाते हैं, मन से प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम हरित हुए, एक ही वाक्य के तीन अर्थ, और भी अर्थ बड़े लोगों ने निकाले हैं। तो तीन अर्थ आ जाते हैं। इसी तरह से आप देखिए बड़ा सुंदर दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं,